हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्लास नंबर 5 में हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड, वेयर डू फाइंड द न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, वो भी हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस को देख के इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर हिस्ट्री देखेंगे डीएनए के डिस्कवरी में या फिर उसके स्ट्रक्चर बनने से पहले क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले यहां पे मैं नाम लिखूंगा फ्रेडरिक मिशर का। फ्रेडरिक मिशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द डीएनए डिस्कवरी। हम लोग स्टार्टिंग क्लास में देखा था फ्रेडरिक मिशर इज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड्स। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड, तो हम लोग कॉमनली बोल देते हैं कि फ्रेडरिक मिशर इज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड। लेकिन हु डिस्कवर्ड द डीएनए, अगर ये भी क्वेश्चन आता है सो द आंसर शुड बी द सेम, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ही एक प्रकार है डीएनए। डीएनए इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगर न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया है, सो इवन द डीएनए इज आल्सो या फिर द डीएनए वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय हुम, फ्रेडरिक मिशर। देन नेक्स्ट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार नाम आते हैं इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और उनका नाम इस प्रकार से है वैटसन, क्रिक, विल्किंस, रोजलिन, फ्रैंकलिन। देखिए, इन चारों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, दे प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, प्रपोज करने के लिए इन चारों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाया था। साथ में विल्किंस और फ्रैंकलिन, ठीक है, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय या फिर वाज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक, सही है, लेकिन साथ में इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बिकॉज विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी 3D मेथड को यूज किया था या फिर उनको इन 3D मेथड को अप्लाई किया था इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी हिसाब से चारों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वैटसन, क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को इन द ईयर ऑफ 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर देयर वर्क इन द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए वैटसन, क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को 1962 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग पूछोगे सर क्यों, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? फ्रैंकलिन जो थे, इससे पहले उनका निधन हुआ था, डेथ हुआ था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, इसलिए उनका निधन हुआ था, इसलिए उनका नाम इस नोबेल प्राइज के अंदर नहीं आता है। देन वन मोर नेम, जैकारियस। इनका जो योगदान है, ही इज द पर्सन हु हैज गिवन द टर्म डीएनए। एक्चुअली जो नाम है डीएनए, द टर्म डीएनए वाज गिवन बाय द जैकारियस। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किया था, फ्रेडरिक मिशर discovered the nucleic acid. Watson, Crick, Wilkins and Franklin, they have designed the structure of DNA के DNA का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से होता है, DNA इतना ही होता है, ऐसा होता है। The structure was designed by these four. Then Jagaris is the person who has given the term DNA. जो term था या फिर जो नाम था DNA, it is given by the Jagaris. Then next, according to the Watson and Crick, वैटसन एंड क्रिक के हिसाब से जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप विथ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। यहां पे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड। ये जो ब्लैक कलर का मैंने यहां पे मार्क किया, फिर जो ब्लैक कलर का बैंड मैंने बनाया, इट इज अ 1 स्ट्रैंड, और सामने वाले हम लोग ग्रीन कलर का देख सकते हैं, दिस इज एन अनदर स्ट्रैंड।
तो आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कितने स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को देखने से पहले ये कैसे बनता है इसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग सोचेंगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड, लाइक दिस मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ओके, और ये बन गया आप लोगों का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, हम लोग सोचेंगे ब्लैक वाला चेन ये है। साथ में मैंने बोला था डीएनए के अंदर कितने चेन्स हैं, 2 चेन्स हैं, और एक चेन को हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। से दिस इज द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। ठीक है, 2 चेन बन गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के अंदर फर्क क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉइल हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 न्यूक्लियोटाइड जो चेन बनते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। बोथ आर ज्वाइंट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बने हैं आपस में जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए? विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाद में यही जो 2 चेन हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं। हम लोग इसको और थोड़ा सा बेहतर समझेंगे। हम लोग सोचेंगे ये जो केबल है मेरे हाथ में, ये एक चेन है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक चेन है, ये दूसरा वाला चेन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था दोनों चेन आपस में क्या किया इन लोगों ने, आपस में जुड़ गए हो। ठीक है, जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाद में यहां पे देखेंगे जुड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को क्या किया है, यहां पे क्या किया है? यस, वेरी गुड, कॉइल किया है। उन्होंने अपने आप क्या किया है? ऐसे इस हिसाब से क्या किया है? कॉइल किया है। एंड द कॉइलिंग इज राइट हैंडेड। जो कॉइलिंग होता है कैसे होता है? राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड का मीनिंग ये होता है कि ये जो है स्टैंड, 2 स्टैंड है, इसमें से हम लोग सोचेंगे दिस इज द राइट स्टैंड, दिस इज द लेफ्ट स्टैंड। तो राइट जो स्टैंड है सबसे पहले घूमते समय आगे जाएगा। ठीक है, और ठीक उसके पीछे पीछे कौन जाएगा? लेफ्ट स्टैंड जाएगा। यानी कि अगर राइट स्टैंड आगे जा रहा है उसके पीछे लेफ्ट उसको राउंड करते हुए आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द राइट हैंडेड कॉइलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? राइट हैंडेड कॉइलिंग। तो हम लोग सेम यहां पे भी देख सकते हैं कॉइलिंग। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द वैटसन एंड क्रिक, देखो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू ये जो स्ट्रक्चर है किसने प्रपोज किया था? वैटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन के। तो वैटसन और क्रिक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वैटसन एंड क्रिक, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स? बिल्कुल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो चेन नंबर 1, दिस इज द चेन नंबर 2। मैं यहां पे लिख दूंगा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर सबसे पहला वाला बेसिक पॉइंट है। द डीएनए स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। द नेक्स्ट पॉइंट, बोथ चेन्स आर, ठीक है, देखिए यहां पे तो 2 चेन्स है, इस चेन्स के हम लोग एंड देख लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर का चेन है, स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको 2 एंड है। ठीक यहां पे एक एंड है और एक एंड यहां पे है। ठीक है, नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। अगर एक एंड 5 प्राइम रहेगा, उसी स्टैंड का और एक एंड कैसा रहेगा? 3 प्राइम। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड के 2 एंड है। ठीक है, पहले वाले स्टैंड के अंदर 2 एंड है। ये जो पहला वाला स्टैंड है ब्लैक कलर का, इसका एंड एक यहां पे है और एक एंड यहां पे है। तो हम लोग एंड का नाम रख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द 5 डैश या फिर 5 प्राइम, दिस इज कॉल्ड एज द 3 प्राइम। ठीक है, सो अगर एक का एंड या फिर एक का पोलैरिटी यानी कि डायरेक्शन एंड का हम लोग नाम रख रहे हैं, अगर एक का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, उसके अपोजिट वाला जो स्टैंड है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है, उसका पोलैरिटी रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिंपल पॉइंट। इसका मीनिंग ये निकलता है, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं अभी, द डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, पॉइंट नंबर 1। उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल इन देयर डायरेक्शन, एंटी पैरेलल इन देयर डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मीनिंग होता है अगर एक चेन सीधा है तो और एक चेन कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा।
अगर एक चेन सीधा है तो और एक कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। हम लोग सोचेंगे ये इस हिसाब से है तो उसका अपोजिट चेन जो है डीएनए के अंदर कैसा रहेगा, उल्टा। तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड है, एक सीधा है तो और एक कैसा है, उल्टा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिस्कशन किया था, जहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, पोलैरिटी लिख लेते हैं हम लोग। इफ द वन चेन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अनदर विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, because they are anti-parallel in their direction. The next thing, both chains are held together. मैंने बोला था कि दोनों चेन आपस में जुड़े हुए हैं with the help of weak hydrogen bonds, ठीक है। both chains are held together with the help of weak hydrogen bonds, यानी कि दोनों के दोनों चेन आपस में जुड़े हुए हैं by the formation of weak hydrogen bonds. The next thing, in the structure of DNA, the sugar and phosphoric acid या फिर phosphate group, they acts as a backbone. यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं हमेशा इस हिसाब से, क्या आएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे आएगा फॉस्फोरिक एसिड, फिर से ये सेकेंड वाला न्यूक्लियोटाइड इस तरफ आएगा, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे आएगा फॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये जो चेन है, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे केवल दो मॉलिक्यूल लगातार रिपीट हो रहे हैं। एक तो फॉस्फोरिक एसिड शुगर, फॉस्फोरिक एसिड शुगर, फिर से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे फॉस्फोरिक एसिड शुगर, यानी कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड और शुगर है दे आर एक्टिंग एज अ बैकबोन। ओके, दे आर एक्टिंग एज अ बैकबोन इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग लिख लेते हैं। शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप, दे आर एक्टिंग एज अ बैकबोन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द नेक्स्ट थिंग, द कॉइलिंग इज इन अ सच ए मैनर, ये जो कॉइलिंग होता है ये इस हिसाब से होता है। द कॉइलिंग जो राइट हैंडेडली हम लोगों ने बोला था, द कॉइलिंग मेक्स अ 2 डीप प्लेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉइलिंग होने के बाद डीएनए के अंदर 2 डीप प्लेसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, फिर डेप्थ प्लेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। ये जो है डीप, इसका देखिए थोड़ा सा कम है, इसका क्या है, ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, इसका कम है, इसका क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम लोग नाम रख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव, ओके, या फिर शैलो ग्रूव भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव या फिर डीप ग्रूव भी बोल सकते हैं। देखिए डेप्थ कम है इसीलिए माइनर ग्रूव बोल दिया, या फिर शैलो ग्रूव आप लोग बोल दो। यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने इसको बोल दिया मेजर ग्रूव या फिर डीप ग्रूव भी हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, अभी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए, और ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है हम लोग देख सकते हैं द बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइलिंग, या फिर वो दोनों कॉइल कर रहे हैं टू अ कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस को क्या कर रहे हैं, लगातार कॉइल कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन एक्सिस टू विच बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड विथ ईच अदर। द नेक्स्ट थिंग, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है हम लोग बिल्कुल एक स्टेयरकेस को जो राउंड होता है, कभी कभी हम लोग सिटीज़ में देखते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल लोहे का स्टेयरकेस होता है, बिल्कुल जैसे राउंड होता है, हम लोग ऐसे हमेशा ऐसे घूम के जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये जो ये जो डीएनए है उस स्टेयरकेस के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखो स्टेयरकेस को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे उसका डायमीटर जो रहता है, विड्थ, ठीक है, या फिर मोटापन हम लोग बोल सकते हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। अगर इतना है तो हर जगह पे इतना ही है, लेकिन फर्क ये है उसके दोनों जो एजेस है आपस में क्या कर चुके हैं, कॉइल कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों स्टैंड है आपस में क्या कर चुके हैं, कॉइल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे देखिए डायमीटर कम है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। डायमीटर यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट रहेगा और यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट रहेगा, द डायमीटर विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग ये 3D स्ट्रक्चर तो आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा। सो डायमीटर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो स्टेयरकेस हम लोग हमेशा चढ़ते हैं बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए, उस स्टेयर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे जिसका डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग ये यहाँ पे कोशिश करने की, समझने की कोशिश करेंगे द पार्ट ऑफ द डीएनए। सोचेंगे अगर मैं एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शुरुआत किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पकड़ा है जो एजेस है उसका,
और मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर चढ़ूंगा मैं वो लोहे का जो मैंने यहाँ पे हाथ पकड़ा है उसको मैं घुमाते हुए जाऊंगा या फिर उसके ऊपर हाथ रखूंगा, तो मैं 1 स्टेप 2 स्टेप पर चढ़ने के बाद एक राउंड मारूंगा। मैं एक राउंड मारने के बाद मैं नीचे देखूंगा कि लगभग मैंने 1 मीटर की सीढ़ियाँ या फिर 2 मीटर की सीढ़ियाँ मैंने चढ़ ली है। और जो 2 मीटर है वो 2 मीटर क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच हैज मेड 1 राउंड। उसको कंपेयर करेंगे हम स्टेयरकेस के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे डीएनए शुरुआत किया है इसने, ऐसा घूम के फिर से वही पोजीशन पे आ गया। यहां पे सोचेंगे यहां पे शुरुआत हुआ है, रोटेट होते होते हुए घूम के फिर से वही पोजीशन पे आ गया। यहां पे देखिए, यहां से इसने ऐसा राउंड मार के फिर से यहां पे वही पोजीशन पे आ गया। यानी कि इतना जो पार्ट है डीएनए का, ये क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग 1 राउंड। क्लियर? सो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द पार्ट ऑफ द डीएनए विच मेक्स 1 कंप्लीट राउंड। ओके, डीएनए का जो पार्ट है एक राउंड को बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पिच ऑफ द डीएनए, या फिर डीएनए पिच, या फिर कभी कभी हम इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, 1 हेलिक्स, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज मेकिंग 1 कंप्लीट राउंड इज कॉल्ड एज द हेलिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट, 1 मोर पॉइंट यहां पे, बेस पेयर। देखिए जी क्या है, ग्वानाइन, जो साइटोसाइन के साथ कंबाइन कर चुका है। द ग्वानाइन इज अ नाइट्रोजीनियस बेस विच हैज कंबाइंड विद द साइटोसाइन विच इज ऑल्सो नाइट्रोजीनियस बेस। ग्वानाइन भी एक बेस है और ये भी एक बेस है। अगर 2 बेस जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1BP, 1 बेस पेयर, क्योंकि उसके अंदर कितने पेयर का मीनिंग होता है, 2 जोड़ी, ठीक है। सो 1 बेस, 2nd बेस, 2 बेस आपस में जुड़े हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द 1 बेस पेयर। तो एक एग्जांपल हम लोग फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली देखिए, इतना पार्ट के अंदर कितने बेस पेयर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ए 1 बेस पेयर है, 2nd बेस पेयर, 3rd बेस पेयर, 4th बेस पेयर। तो इतने पार्ट में कितने हैं भाई, 4BP। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो उसी हिसाब से जो मैंने अभी बोला था, पिच ऑफ द डीएनए, जो पार्ट ऑफ द डीएनए जो एक राउंड को बना रहा है, जब डीएनए एक राउंड मारेगा तो उसके अंदर कितने बेस पेयर देखने को मिलेंगे, इसका आंसर ये निकलेगा 1 पिच ऑफ द डीएनए, 1 हेलिक्स ऑफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। कितने? 10 बेस पेयर्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर। देखिए, ये जो फर्स्ट बेस पेयर है और ये 2nd बेस पेयर है, इन दोनों के बीच में हल्का सा हम लोग स्पेस देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, फिर डिस्टेंस देख सकते हैं। जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अराउंड 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ पिच। देखिए, एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर है। क्लियर? सो एक पिच के अंदर या फिर एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। लेकिन एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3.4। सो एक पिच का लेंथ कितना हो गया? 10 into 3.4 एंगस्ट्रॉम, इट कम्स अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि द पिच ऑफ द डीएनए इज अराउंड कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इट विल बिकम 3.4 नैनोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट, जब हम लोग बोलेंगे, सोचेंगे ये एक बेस पेयर है, इधर एक बेस है, इधर एक बेस पेयर, दोनों जुड़े हुए हैं। सो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर हम लोग देख सकते हैं ठीक ऊपर नहीं होता है, उनके बीच में थोड़ा सा एंगल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बेस पेयर को हम लोग दूसरे बेस पेयर को कंपेयर करेंगे, उन दोनों के बीच में क्या है? हल्का सा एंगल डिफरेंस है। हम लोग देख सकते हैं दे आर नॉट स्ट्रेट, देयर इज अ एंगल डिफरेंस, तो घूमे हुए, मुड़े हुए। ठीक है, क्यों? हम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी बोला था एक जो पिच है, एक हेलिक्स है, एक कंप्लीट राउंड मार रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? जब वो कंप्लीट राउंड मार रहा है तो उसके अंदर कितने बेस पेयर्स है? 10 बेस पेयर है। सो कंप्लीट राउंड का मीनिंग कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री का मीनिंग होता है, अगर 360 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 10 बेस पेयर है, डिवाइड करो आप लोग, तो इसका मीनिंग होता है कि ये जो एक बेस पेयर है दूसरे बेस पेयर के बीच में कितने एंगल का मुड़ा हुआ है? डिफरेंस है 36 डिग्री मुड़ा हुआ है। कितना? 36 डिग्री। मैंने बोला था अभी, पहला वाला बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिग्री फर्क है? 36, उसके नेक्स्ट 36, उसके नेक्स्ट 36। तो ऐसे बनाते बनाते हम लोग देखेंगे 10 जब हम लोग जंप करेंगे, यानी कि 10 बेस पेयर के आगे जाएंगे, हम लोगों को एक राउंड मिलेगा, यानी कि 360 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर हम लोग 2 रूल को अप्लाई करते हैं। तो ये रूल्स ये है, बेस पेयर रूल, सेकेंड वन है चरगाव्स रूल।
ओके, ये जो बेस पेयर रूल है ये क्या एक्सप्लेन करता है? ठीक है, बेस पेयर रूल में हमेशा हम लोग देखते हैं कि द प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर्स विथ पिरामिडिन्स। मैंने ये बोला था हमेशा एडेनाइन किसके साथ पेयरिंग करता है? थायमाइन के साथ विद हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानाइन हमेशा किसके साथ पेयर करता है? साइटोसाइन के साथ विद हेल्प ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, चरगाफ्स रूल। ये जो चरगाफ्स रूल है ये क्या बोलता है? द चरगाफ्स रूल सेज इन एन गिवन डीएनए, उसका लेंथ कितना भी रहने दो, शायद 1 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर या फिर 1 मीटर भी ले लो। इन एन गिवन डीएनए द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स, लिख लेता हूं मैं यहां पे, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ पिरामिडिन्स। यानी कि प्यूरिन जितने रहेंगे उतने ही कौन रहेंगे? पिरामिडिन्स भी रहेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग यहां पे टैली कर लेते हैं। देखिए, सपोज से दिस इज एन लेंथ ऑफ अ डीएनए, मैं रैंडमली ले रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया यहां पे ATGCTA GC। अपोजिट क्या आएगा? यहां पे T आएगा, यहां पे A आएगा, यहां पे C, यहां पे G। ओके, 2 स्टैंड बन गए। पोलैरिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक रहेगा और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। ठीक है, देखिए ये रूल हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे, टैली करके देखेंगे। चरगाफ्स रूल, यहाँ पे प्यूरिन्स कितने हैं मैं रेड मार्क करूंगा। प्यूरिन्स को अगर लिखना है तो हमको क्या काउंट करना है? A प्लस G को। ठीक है, राउंड कर देता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड स्टैंड में 5 6 7 और 8। यानी कि प्यूरिन्स कितने हैं भाई? एडेनाइन और ग्वानाइन मिला के 8 मिल रहे हैं हम लोगों को देखने को। तो हम लोग इसको भी काउंट करेंगे, पिरामिडिन्स को। पिरामिडिन्स को काउंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? C प्लस T को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप लोग, जितने A प्लस जी यानी के प्यूरिन्स, C प्लस T यानी के पिरामिडिन्स। देखिए अगर 8 प्यूरिन है तो उतने ही मात्रा में क्या है? पिरामिडिन्स है। ये क्या है? चरगाफ्स रूल। चरगाफ्स रूल को फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। चरगाफ्स रूल सेज दैट इन एन गिवन डीएनए, उसका लेंथ कितना भी रहने दो, ठीक है, इन एन गिवन डीएनए द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ पिरामिडिन्स। ओके, सो लास्ट वन मोर पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द डीएनए। क्योंकि दोनों स्टैंड एक कॉमन एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, डायमीटर मैंने बोला था हमेशा सेम रहता है। सो द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉन। कितना रहेगा? 20 एंगस्ट्रॉन। यानी कि अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? इट विल कम अराउंड कितना आएगा? ओके, नैनोमीटर में आप लोग कम कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, इट विल कम इनटू द नैनोमीटर। सो द ऑलवेज द डायमीटर ऑफ द डीएनए कांस्टेंट रहता है विच इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के लिए द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है हम लोगों को कभी कभी बहुत ही माइनर या फिर यहाँ पे बहुत ही हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये जो बेस पेयर है डिस्टेंस कितना होता है या फिर चरगाफ्स रूल का मीनिंग क्या है। सो वी शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड। सो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो द नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल का आरएनए का स्ट्रक्चर और द कैरेक्टर्स ऑफ द जेनेटिक मैटर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।